हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन क्लास 11th चैप्टर 1 सेट। इससे पहले 1.3 तक एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इस वीडियो का जो टॉपिक्स रहेंगे। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, ये हम मेन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। उसके बाद में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और फिर हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। ये चार टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और इन सभी के ऊपर कुछ अपनी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स भी हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो ये एजेंडा रहेगा इस वीडियो का, इन चार टॉपिक को पढ़ेंगे और इनके ऊपर हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज का रहेगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर ये चार चीज़ें आती हैं, इन चारों को बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा आज का, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है, ध्यान समझना। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स is denoted by, the union of two sets is denoted by U। यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, यू। ये सिंबल है ना, इसको आप लोग क्या पढ़ोगे अब से, यूनियन। तो जब भी आपको कभी भी अब से सेट में ये सिंबल यू बना हुआ मिले तो इसको पढ़ना है यूनियन, 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 ठीक है। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय द यूनियन ऑफ टू सेट्स, बल्कि ऐसा लिखो इसको, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो अगर दो सेट ए और बी के बीच हमने यू बना दिया तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय, द यूनियन ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। और एज यूजुअल हम इसको पढ़ते भी यही है, ए यूनियन बी। अगर आपको इस चीज़ को बोलना है ना तो पहले आप ए बोलेंगे, फिर आपको इसको पढ़ेंगे यूनियन, इसको पढ़ेंगे बी। तो इस चीज़ को हम रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, सिंपल, ए यूनियन बी। इस सिंबल का मतलब क्या होगा आपसे, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको नहीं बताई, इससे मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करना बताया है कि यूनियन क्या होता है। यूनियन क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये तो था यूनियन को डिनोट करना। अब यूनियन होता क्या है, फाइंड कैसे करते हैं, देखते हैं। एक एग्जांपल से बात करेंगे हम। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं मेरी तरफ से। ये एग्जांपल बुक में से नहीं है। एग्जांपल, मान लो कोई सेट ए है 1 2 3 4, एक दूसरा सेट बी है 3 4 5 6 7, और हमने कहा कि ए यूनियन बी फाइंड करो, फाइंड ए यूनियन बी। तो जब भी आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है ना तो तरीका ये होता है कि पहले आप ए को लिखो, ए क्या है 1 2 3 4, फिर लगाओ यूनियन, फिर बी को लिखो 3 4 5 6 7। इसके बाद ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, पहले लिखने हैं ए के सारे एलिमेंट 1
2 3 4। अब लिखने हैं बी के भी सारे एलिमेंट, और अगर जो ए में से आ चुके हैं पहले 3 4 जैसे आ गए तो फिर बी के सिर्फ लिखेंगे 5 6 7। या सुनो, पहले लिखो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, अब लिखो बी के सारे एलिमेंट, वो भी क्या हैं 3 4 5 6 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6। लेकिन सेट के जो मैंने आपको रूल बताए थे उसके हिसाब से एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते। तो मतलब 3 4 एक ही बार आएगा, 1 2 3 4 और 5 6 7। तो जब भी आपको यूनियन फाइंड करना है तो ए के सारे एलिमेंट लिखो पहले, फिर बी के सारे एलिमेंट लिखो, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं करना। मतलब जो ए में से पहले आ गया अगर वो बी में है तो वो आपको दोबारा यहाँ पर नहीं लिखना, 5 6 7 लिखना है। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कभी हमने ऐसे सेट ले लिए हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 5 6 7, और हमको यहाँ पर फाइंड करना है a यूनियन b। तो देखो तरीका मैंने क्या बताया था, पहले a को लिखो 1 2 3 4 सारे लिख दिए a के, अब b के लिखो। अब यहाँ पर कॉमन तो कोई नहीं है ना, तो मतलब सारे आ जाएंगे 5 6 7। तो मतलब a यूनियन b का मतलब क्या है, a और b के सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं। कुल मिलाकर क्या हुआ, a यूनियन b का मतलब क्या हुआ कि a के भी सारे एलिमेंट आ जाएं, b के भी सारे एलिमेंट उसमें आ जाएं, रिपीट नहीं होना है। ठीक, तो ये आप एग्जाम्पल नोट करेंगे। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा और कुछ आगे की बातें भी लिखवाऊंगा। तो इसका मतलब a यूनियन b क्या हुआ। अब हम a यूनियन b के डेफिनेशन लिखते हैं। पहले मैंने आपको a यूनियन b का मतलब समझाया है। तो अगर आप यूनियन की डेफिनेशन लिखना चाहते हो, अगर आप यूनियन की डेफिनेशन लिखना चाहते हो, वैसे कभी आती नहीं है डेफिनेशन लिखने के लिए, कभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पता तो हो। तो यूनियन की डेफिनेशन होती है ए यूनियन बी इज ए सेट, ए यूनियन बी इज ए सेट, ए यूनियन बी एक सेट है, ए यूनियन बी इज ए सेट which consists all elements of set A and all elements of set B, common elements being taken only once, being taken only once। तो मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B एक सेट होता है। जो हमने A यूनियन B फाइंड किया है ना, इधर A यूनियन B जो मैंने फाइंड किया है, ये भी तो एक सेट ही है ना। तो A यूनियन B इज ए सेट, एक सेट होगा विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, जो रखता है सेट A के भी सभी एलिमेंट और सेट B के भी सभी एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे इन दोनों के वो एक ही बार आते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। अगर कॉमन नहीं है फिर तो बात ही नहीं करनी, बस A यूनियन B क्या हो जाएगा, A के भी सारे एलिमेंट हो, B के भी सारे एलिमेंट हो। ठीक होगी बात, नोट कर लेंगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है, A यूनियन B एक सेट है। देखो अब हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को ये लिखी हुई है लैंग्वेज में, ये डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है लैंग्वेज में, इस डेफिनेशन को हम लिखते हैं सिंबॉलिकली, मैथ की भाषा में। ठीक है, सिंबॉलिकली डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू, ये एक सेट है, ये तो कहा हमने A यूनियन B क्या है, एक सेट है, और ये आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको हम कैसे, x सच दैट x, A यूनियन B के अंदर वो x हैं जो x सच दैट इस तरह से हैं कि x बिलोंग करता हो A से, x बिलोंग करता हो किससे, B से, या फिर x बिलोंग करता हो x belongs to A, x belongs to B, और x belongs to both A and B, both A and B।
ये बात आपको समझने में आ जानी चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये बात हमको आगे आने वाले एक्सरसाइज में यूज़ करनी पड़ेगी। यही बात जो ऊपर लिखी हुई है लैंग्वेज में, ये बात छोटे शब्दों में मैथ की सेट की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है कि ए यूनिट बी एक सेट है, एक्स सच दैट, ऐसा कि एक्स ऐसा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। भाई ए यूनिट बी के अंदर कौन होगा, ए यूनिट बी के अंदर एक्स होंगे, मतलब कि एलिमेंट्स होंगे, किस तरह के होंगे, जो बिलोंग कर रहे होंगे या तो ए को, या किसको कर रहे होंगे बी को, या किसको कर रहे होंगे दोनों को। यहाँ पर आप कोमा के बजाय और लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए से होगा, या एक्स बिलोंग्स टू बी से होगा, या एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए और बी से होगा, चाहे चेक कर लो। ए यूनिट बी के अंदर जो भी एलिमेंट है, या तो वो ए का एलिमेंट है, या वो बी का एलिमेंट है, या फिर वो दोनों का एलिमेंट है। तो ए यूनिट बी के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, या तो बिलोंग कर रहे होंगे ए को, या वो बिलोंग कर रहे होंगे बी को, या वो बिलोंग कर रहे होंगे दोनों को। तो ये वाली जो बात है ना कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इस तरह से होगा कि बिलोंग करेगा या तो ए से, या बी से, या फिर दोनों से। इस बात की जरूरत हमको अभी तो पड़ेगी नहीं है, मगर मिसल से जरूर पड़ेगी। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से हाईलाइट करके नोट कर लेंगे, और आपको ये बात समझ में भी आनी चाहिए बाई फीलिंग। फीलिंग इसकी आपको आ जानी चाहिए कि हाँ ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं जो या तो ए में होंगे, या वो बी में होंगे, या वो दोनों में रहे होंगे। चाहे चेक कर लो आप, भाई ए यूनियन बी में वही तो आएगा जो या तो ए में होगा, या वो बी में होगा, या वो दोनों में होगा। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। अब देखते हैं हम ए यूनियन बी के ऊपर अपनी एनसीईआरटी के बुक के कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12, लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड बी इज इक्वल टू 6, 8, 10 और 12, फाइंड ए यूनियन बी। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 12। तो सेट एक ए है 2, 4, 6, 8, बी है 6, 8, 10 एंड 12 एंड फाइंड ए यूनियन बी। तो करना क्या, आपको पहले ए को लिखना है 2, 4, 6, 8 यूनियन, अब लिखना है बी के एलिमेंट 6, 8, 10 और 12। तो ए यूनियन बी जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले आएंगे ए के सभी एलिमेंट 2, 4, 6, 8, अब बी के आएंगे 6, 8 तो आ चुका है, तो कौन आएगा 10 एंड 12। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल था, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ गया होगा, मगर आपको ये बात भी समझनी है कि ए यूनियन बी के अंदर कौन एलिमेंट होते हैं। ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो या तो ए में होंगे, या वो बी में होंगे, या वो दोनों में होंगे। जैसे कि अगर हम 6 की बात करें तो 6 ए यूनियन बी में है ना, तो देखो 6 दोनों में है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 सिर्फ ए में है। अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 सिर्फ बी में है। मतलब ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट होता है वो या तो ए में होता है, या वो बी में होता है, या वो दोनों में होता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है कि ए इज इक्वल टू सेट, ए इज इक्वल टू क्या है, ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट क्या है बी, बी इज इक्वल टू ए आई और यू, सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो मेरे को फाइंड करना है इधर ए यूनियन बी, ये क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड, और लाना क्या है इसकी वैल्यू कि ये ए के ही इक्वल है। तो ए यूनियन बी लिखेंगे पहले, ए यूनियन बी, ये तो हो गया ए ई आई ओ यू यूनियन बी, बी क्या होगा ए आई यू। तो क्या तरीका बताया मैंने, पहले आप पहले सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे ए ई आई ओ यू, अब बी के लिखेंगे ए आ चुका, आई आ चुका, यू भी आ चुका, तो ये मेरा आ गया ए यूनियन बी। तो बड़े ध्यान से देखो ये ए ही तो है, तो ये भी प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी की वैल्यू हमने फाइंड की और वो ए ही आ गई। ठीक, तो ये एग्जांपल भी नोट करेंगे। और इस एग्जांपल में आपको एक बात मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। एग्जांपल 13 से हमको एक बात सीखने को मिलती है, तो जो बात आपको याद रखनी है, नोट डाल लो अभी, नोट डाल लो अभी। इस बात को मैं आपको वैन डायग्राम में भी समझाऊंगा जब हम वैन डायग्राम करेंगे। नोट ये है, अगर कभी भी याद रखना, अगर कभी भी एक सेट दूसरे का सबसेट है, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो बड़े वाला होगा। इन दोनों का जो यूनियन होगा वो कौन होगा, जो इन दोनों में बड़ा वाला है। मतलब ये बड़ा कौन है, ए। मैंने आपको सबसेट में समझाया था कि जो सबसेट होता है वो छोटा होता है
और जिसका सबसेट होता है वो बड़ा होता है। तो अगर बी सबसेट है ए का तो हमेशा ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा, चाहे आप चेक कर लो। देखो यहाँ पर बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं। यहाँ पे बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो उसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि बी सबसेट किसका है, ए का। अगर बी सबसेट ए का है तो हमेशा ए यूनियन बी ए के ही इक्वल होगा, ये आपको यहाँ पे पास समझ में आ भी गई होगी। तो इस बात को आप बहुत एक इम्पोर्टेंट नोट डालकर हाईलाइट कर नोट कर लेंगे। इस बात की जरूरत हमको आगे आने वाली एक्सरसाइज में पड़ेगी, क्या कि अगर बी सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी ए के इक्वल होता है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि अगर एक सेट कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बी ही सबसेट हो ए का, क्या पता ए सबसेट हो कभी बी का, तो अगर हम रटेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगी, गलती हो जाएगी हमसे। याद ये रखना है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इन दोनों का यूनियन बड़े वाले के इक्वल होता है, और बड़े वाला हमेशा ये वाला होता है। ठीक, तो नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14, लेट एक्स इज इक्वल टू राम, गीता और अकबर। तो एग्जाम्पल 14 में है सेट एक्स के अंदर एलिमेंट हैं राम, और कौन है भैया ये राम के बाद, गीता, और कौन है, अकबर। राम, गीता एंड अकबर तो एलिमेंट है सेट एक्स के। एंड बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हु इन द हॉकी टीम, और ये हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। y इज इक्वल टू गीता, डेविड एंड अशोक। y इज इक्वल टू गीता और डेविड एंड अशोक। तो ये तो कौन है, प्लेयर्स ऑफ हॉकी टीम आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हु इन द इन स्कूल हॉकी टीम। ये कौन है, हॉकी टीम के खिलाड़ी, हॉकी टीम। ये तीनों कौन है, इसके हॉकी टीम के खिलाड़ी। और जो ये वाले हैं सेट वाई, ये हैं विद द स्टूडेंट ऑफ फुटबॉल टीम के खिलाड़ी। ये वाई सेट के जो एलिमेंट हैं ये हैं फुटबॉल टीम के प्लेयर, फुटबॉल टीम। ठीक, तो सेट एस के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हॉकी टीम के मेंबर्स हैं। सेट वाई के अंदर 3 एलिमेंट हैं, वॉलीबॉल टीम, फुटबॉल टीम के मेंबर्स हैं। तो कह रहे हैं फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। एक तो एक्स यूनियन वाई को फाइंड करना है और उस बात को इंटरप्रेट करना है। तो एक्स यूनियन वाई निकालने में कोई प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट भी लिख ही सकते हैं। कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे एक्स के सारे एलिमेंट राम, राम के बाद कौन आ गया, गीता, गीता के बाद कौन आ गया, अकबर, अकबर के बाद गीता तो पहले आ गई थी, अब डेविड, डेविड के बाद अशोक। तो ये मेरे पास आ गया है एक्स यूनियन वाई क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। अभी कह रहा है कि इंटरप्रेट भी करो। इंटरप्रेट मतलब बताना है, जैसे कि एक्स सेट किस बात को नोट कर रहा है, प्लेयर्स ऑफ हॉकी टीम या स्टूडेंट्स ऑफ हॉकी टीम, और वाई किसको प्लेयर कर रहा है, प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल टीम। ऐसे ये जो सेट आया है ना, ये किसको इंटरप्रेट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है। तो सुनो, इसके अंदर तो दोनों आ गए ना, हॉकी वाले भी आ गए, फुटबॉल वाले भी आ गए। तो एक्स यूनियन वाई इंटरप्रेट करता है प्लेयर ऑफ, प्लेयर ऑफ, क्या मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूँ प्लेयर ऑफ हॉकी टीम, नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्लेयर ऑफ, इसमें अशोक भी है, मतलब फुटबॉल वाले भी हैं। तो क्या मैं खाली ये लिख दूँ प्लेयर ऑफ फुटबॉल टीम, नहीं लिख सकते, क्योंकि केवल हॉकी वाले भी हैं। क्या मैं लिख दूँ प्लेयर ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल टीम, नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि राम सिर्फ हॉकी का है, अशोक सिर्फ फुटबॉल का है, गीता ही सिर्फ ऐसी लड़की है जो दोनों में है। तो वही बात लिखेंगे प्लेयर ऑफ हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और बोथ, वो तीनों बात, या तो एलिमेंट एक्स का होगा या एलिमेंट वाई का होगा या फिर दोनों का होगा। तो एक्स यूनियन वाई के अंदर जो एलिमेंट है या तो प्लेयर हॉकी टीम का है या फुटबॉल टीम का है या फिर दोनों का है। इस तरह हमने इसको इंटरप्रेट किया। तो ये अभी तक हमारा यूनियन का मैंने आपको डेफिनेशन, यूनियन को फाइंड करना, यूनियन के 1-2 नोट और कुछ आपके बुक के एग्जाम्पल कराए हैं। लगभग यूनियन की टॉपिक यहाँ पर लगभग ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन के बारे में, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन के बारे में बताकर फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब आता है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। सम प्रॉपर्टीज़, सम
प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये तो आपको बताई जाएंगी, और इनको वही समझ सकते हैं जिसको यूनियन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें कभी रटी नहीं जाती, ये फील की जाती हैं। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी का जो नाम है उसका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले मैं लिख देता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये कह रहा है कि अगर दो सेट हैं, उनका हमने यूनियन लिया, ए और बी का यूनियन लिया, या बी और ए का यूनियन ले लो। देखो एग्जांपल देखो, मान लो ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू है 5 6 7 8। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा? क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और बी के सारे एलिमेंट 5 6 7 8। ये तो क्या हो गया? ए यूनियन बी। हम कह रहे हैं कि बी यूनियन ए फाइंड करो, बी यूनियन ए। अब क्या होगा? पहले बी लिखा ना, बी के सारे एलिमेंट 5 6 7 8 और अब ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4। तो दोनों हैं तो इक्वल ही, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर तो इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ऑर्डर तो कहीं आगे पीछे कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आए वही सभी एलिमेंट बी यूनियन ए के अंदर आए हैं। तो मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि आप ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन क्या कह देंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। और इस बार हम इनका ऑर्डरिंग चेंज कर देंगे और क्या कर देंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। इस जो ए बी सी की यहाँ पर ऑर्डरिंग बी सी के साथ है, अब मैंने ऑर्डरिंग कर दी ए बी के साथ। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी इक्वल होता है आपस में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि अगर तीन सेट हमारे पास में हैं, अगर तीन सेट हमारे पास में है, अभी मैं इसको आपको प्रूव भी करके दिखा दूंगा यहाँ पर। तो पहले समझ लो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, और ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर तीन सेट मेरे पास में हैं, मान लो ए इज इक्वल टू 1 2, थोड़ा सा छोटा सेट ले लेते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। बी इज इक्वल टू है 2 3, सी इज इक्वल टू है 5 6। सेट आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मेरे को ये वाली लाइन फाइंड करनी है ना, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? बी यूनियन सी, क्योंकि पहले सोल्व करते हैं हम ब्रैकेट को ध्यान रखना। तो बी यूनियन सी क्या आएगा इधर? बी और सी के सारे एलिमेंट, मतलब बी 2 3 और सी के 5 6, ठीक। अब इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ, ये तो होगा ना, पहले ये फाइंड कर रहे हैं ना। तो ए और बी यूनियन सी का भी यूनियन, इन दोनों का यूनियन, तो 1 2, तो क्या होगा? 1 2। अब 2 तो पहले आ गया, तो 3 5 6। तो कुल मिलाकर के ये आई है LHS की वैल्यू, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए और बी का यूनियन निकालेंगे पहले, 1 2 2 3। तो 1 2 और 2 3, तो 1 2 3 बन गया है। तो अब ए यूनियन बी का यूनियन फाइंड करेंगे सी के साथ, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ, मतलब क्या? 1 2 3, ये तो ए यूनियन बी हुआ, इसका यूनियन सी के साथ, मतलब कि 5 6, मतलब कि 5 6। तो देखो ध्यान से, जो वैल्यू ए यूनियन बी यूनियन सी की है वही वैल्यू ए यूनियन बी यूनियन सी की है। तो मतलब एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। वैसे हम इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में करने को आएंगे। फिर मैंने आपको यहीं कहीं इनका प्रूफ दिखा दिया। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली, दूसरे वाली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरह की लगभग 5-6 प्रॉपर्टी हमारे पास में हैं। तो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी है ए यूनियन 5 इज इक्वल टू वॉट। ये थोड़ा सा आप सोच के आंसर देना है इसका, खुद सोचो पहले, क्योंकि ये चीज़ तो कभी भी रटी नहीं जाती है, थोड़ी फील की जाती है। सोचो ए कोई सेट है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, 1 2 3 कुछ भी है, और 5 है। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। अगर मैं ए का
और 5 का यूनियन ले रहा हूँ, ए के भी सारे एलिमेंट और 5 के भी सारे एलिमेंट, तो क्या आएगा सोच के बताओ। देखो ध्यान से सोचो, फील करो बात को, ए ही आएगा, ए ही तो आएगा, चाहे चेक कर लो, सोच लो अपने आप। मैं इसका एग्जांपल नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि एक में मान लो 1 2 3 है, 5 तो कुछ होता ही नहीं है, 5 तो एम्प्टी सेट होता है, तो वो ए 1 2 3 और 5 जो कि एम्प्टी है का यूनियन 1 2 3 तो बैठेगा, तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या होता है ए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी या छोड़ो, इसको लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 5, प्रॉपर्टी ऑफ 5 इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 5, या फिर कह सकते हैं आप इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन, यूनियन के लिए 5 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या होता है ए। नंबर 4 चौथी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कि अगर ऑपरेशन को खुद पर लगाया जाए, मतलब ए का यूनियन ए के साथ अगर लेंगे तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, कि जो ऑपरेशन है वो खुद पे लगाना है। तो सोच के बताना ए यूनियन ए की वैल्यू क्या होगी, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। ए का यूनियन ए के साथ लेना है तो सोचो ध्यान से, ए ही आएगा, ए यूनियन की वैल्यू ए तो आएगी, ए के सारे मतलब कि ए के सारे। नंबर 5 पांचवी प्रॉपर्टी यू यूनियन ए। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ाया था आपको यूनिवर्सल सेट। ये यू यूनिवर्सल सेट है, ये यू यूनियन है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप लोगे ए के साथ तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लॉ ऑफ यू या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब खुद सोचो, यूनिवर्सल सेट मैंने आपको पहले बता दिया था ये क्या होता है। मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए कोई सेट है 1 2 3 4। जब मैं यू का और ए का यूनियन निकालूंगा ना तो ध्यान देना, यू के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, ए के भी सारे आने चाहिए, मतलब यू आ जाएगा निकल के। तो यूनियन ए इज इक्वल टू यू ही होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ लोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी यूनियन ऑफ सेट के ऊपर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये पांचों प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो पहली है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दूसरी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 5 या फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए ही होगा, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू होगा, लॉ ऑफ यू। तो ये सब याद तो हो, मगर ये आपको समझ में भी आने चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है, फीलिंग के साथ ही आपको समझ में आ गई होंगी। अब है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A इंटरसेक्शन B, उल्टा U को उल्टा कर देंगे। तो दो सेट्स के इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B से, मतलब जो ये सिंबल है ना उल्टा U, इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, ठीक। और इंटरसेक्शन का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है कॉमन ऑफ टू सेट्स, कॉमन इन टू सेट्स, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन इन टू सेट्स। तो नाम से बात समझ में आ रही है, कॉमन इन टू सेट्स, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस बात को कि अगर ए एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक दूसरा सेट है 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन इन टू सेट्स, जो भी इन दोनों में कॉमन होगा।
जो भी, अच्छा यहाँ पर टू यहाँ पर ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं 2 सेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कॉमन इन 2 सेट्स। अगर 3 सेट्स में इंटरसेक्शन निकालने हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कॉमन इन 3 सेट्स भी लिख सकते हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, तो इसको बोलते हैं 3 4। दोनों में जो भी कॉमन होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो भी दोनों में कॉमन है वो क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल समझ लिया होगा, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा एग्जांपल, अगर ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 4 5 6, तो अब ए और बी में क्या कॉमन है, अब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसको बोलते हैं फिर 5। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 5, ये कुछ कॉमन ही नहीं है जब। तो अगर ए और बी में कुछ कॉमन है तो वो एलिमेंट लिख देंगे, और अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो 5 लिखेंगे, ठीक। तो ये था इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन की, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इंटरसेक्शन को फाइंड कैसे करते हैं वो बता दिया है, जो एलिमेंट अगर कॉमन कैसे लिखना है वो बता दिया है, कॉमन नहीं है तो कैसे लिखना है वो बता दिया है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, इसकी डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन ये होगी इसकी कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट विच कंसिस्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट विच consist the element, which consist the elements both of set A and B, दोनों सेट के जो A intersection B is set which consist the common elements, which consist the common तो रह गया, which consist the common एलिमेंट्स बोथ ऑफ सेट्स ए एंड बी, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट को कंसिस्ट करता है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और पहले की तरह सिम्बोलिकली इस बात को सिंबल से कैसे डिनोट करते हैं सेट की भाषा में, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा कैसा, एक्स सच दैट एक्स, जिसके अंदर एक्स होगा, कैसा होगा, इस तरह से होगा, एक्स सच दैट एक्स जो बिलोंग करता होगा ए से एंड बी से, दोनों से, मतलब ए एंड x belongs to A, x belongs to B, x such that x बिलोंग करता हो A से B और B से B, तभी वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बात याद रखनी है, नंबर 1 तो इस बात को अच्छी तरह से हाईलाइट करके नोट कर लेंगे, क्योंकि इस बात को मैं यूज करूँगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा, x such that x belongs to A and x belongs to B, मतलब A इंटरसेक्शन B के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो A और B दोनों के अंदर हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है। एक बात और भी है, दूसरी बात, यूनियन में मैंने आपको क्या समझाया था, क्योंकि मुझको ना दोनों ही कंपेरिजन भी आपको दिखानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूनियन को थोड़ी देर के लिए लेके आ रहा हूँ। ए यूनियन बी के अंदर, सुनो जरा, अब जरा ध्यान सुनना, ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो ए में हो, जो बिलोंग ए में कर रहे हो, या बिलोंग बी में कर रहे हो, या बिलोंग दोनों को कर रहे हो। ये बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो ए को बिलोंग करें, या बी को बिलोंग करें, या दोनों को बिलोंग करें। लेकिन अभी क्या बताया है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो ए एंड बी दोनों को बिलोंग करें, और बस। ये भी तभी तो आएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन एलिमेंट आएंगे, कौन आएंगे, जो ए और बी दोनों में होंगे, जो ए और बी दोनों में होंगे। ये बात आप जरूर याद रखना, ठीक। इस बात को हमको उल्टा भी याद रखना है, उल्टा हमें क्या याद रखना है, अगर कभी हमने कहा है, अच्छा पहले आप इसको नोट कर लो बात, ठीक। यहाँ पर आपको बात नोट ये करनी है, ध्यान से सुनना, नोट, यहाँ पर कुछ नोट लिखवाए जाएंगे। फर्स्ट, अगर x बिलोंग करता है a को, एंड मैंने एंड लिखा है और नहीं लिखा यहाँ पर, एंड x बिलोंग करता है b को, तो इम्प्लाइज दैट वो पक्का बिलोंग करेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन को। ध्यान से समझो बात को, अगर x a में भी है और x b में भी है,
तो मतलब वो इंटरसेक्शन में भी जरूर होगा। ठीक। दूसरा, अब ये बात मैं ला रहा हूँ यूनियन वाली। अगर x a में है या x b में है या x दोनों में है, x बिलोंग्स टू बोथ, तो वो यूनियन में जरूर होगा। ये बात बहुत ध्यान से नोट कर लेना भाई। x बिलोंग कर रहा है a में और b में भी कर रहा है, और दोनों में कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में जरूर होगा। x a में है या b में है या दोनों में है, तो वो यूनियन में भी जरूर होगा। अब इनका उल्टा लिखते हैं, इन दोनों का उल्टा। वहाँ से अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, तो कर रहा है ना, तो ये पक्का है कि ये दोनों में रहा होगा। तो पक्का क्या है कि ये a में भी रहा होगा एंड ये b में भी रहा होगा, तभी तो आया है इंटरसेक्शन के अंदर। अगर कोई एलिमेंट a और b के इंटरसेक्शन में है, मतलब वो a में भी है और b में भी है। नंबर 4, इस दूसरे का उल्टा, अगर कभी कोई एलिमेंट यूनियन में है, अगर कोई एलिमेंट a और b के यूनियन में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो x या तो a में है या वो b में है या वो दोनों में है, तभी तो यूनियन में आया होगा ना। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में लिखा हुआ है, तो मतलब या तो a के द्वारा आया, a में रहा होगा तो आया है, या वो b में रहा होगा तो आया है, या वो दोनों में रहा होगा तो आया है। ठीक। ये चारों पॉइंट्स आप नोट करेंगे। अभी और भी हैं नोट, अभी यहाँ पे और भी है। ये लिखा है ना a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, इसका नोट लिखाता हूँ, नंबर 5 लिखो। अगर a इंटरसेक्शन b 5 आया है कभी भी, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, देन a एंड b को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, देन a एंड b आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट उनको बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट उनको बोलते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे कि ये दोनों सेट a और b डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन जो है 5 है। तो याद रहे, अगर a इंटरसेक्शन b 5 है, मतलब अगर a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको बोलते हैं फिर डिसजॉइंट सेट। ये बात भी ध्यान रखना। तो ये सब बातें आप अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड कैसे करते हैं, अगर कॉमन है तो कैसे लिखोगे, कॉमन नहीं है तो कैसे लिखोगे, और अगर कॉमन नहीं है तो बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, इंटरसेक्शन को लिखने का तरीका, और खास करके ये चारों पॉइंट की जरूरत आपको अभी नहीं पढ़ने वाली है, मैं आपको पहले बता दूं, केवल मिसलेनियस एक्सरसाइज में पड़ेगी, और अगर किसी और कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसके अंदर भी पड़ेगी। ठीक है। जब मैं आपको ये फिलहाल के लिए आप इनको स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए, लेकिन जब मिसलेनियस करेंगे ना तो मैं आपको दोबारा एक बार याद दिलाऊंगा, सारी बातें फिर से याद दिलाऊंगा एक बार। ठीक। तो तुरंत इनको नोट करेंगे, और अब देखते हैं पहले अपनी एनसीईआरटी के बुक के 3-4 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 15, 16 एंड 17। तो एग्जाम्पल 15 वही है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 12 किया था यूनियन वाले टॉपिक के अंदर। उसी एग्जाम्पल में अब मेरे को इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कहा है। तो कह रहा है कि कंसीडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 के ही उन सेट को कंसीडर किया और फाइंड करो, इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, और दोनों में कॉमन कौन होगा, 6 और 8। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 6 और 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 16, कंसिडर सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14, वो गीता और अकबर वाला, उसमें भी एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। तो गीता शायद दोनों सेट के अंदर थी, ये मैंने इधर क्या लिख दिया, मगर ये ए ई आई और यू कहाँ से आ गया भैया, वो तो गीता वगैरह थी ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, एक्स में कौन कौन थे, राम, गीता और अकबर। राम, गीता और अकबर, और वाई में है गीता, डेविड और अशोक। तो गीता दोनों में हुई कॉमन, गीता। तो इसका आंसर हो जाएगा सेट के अंदर गीता। ठीक है, सर में आगे होगी बात, चलें आगे, चलें। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। उससे पहले एक बात जरा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ए था मेरे पास और बी था, और हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया और वो 6, 8 आया। तो बहुत ध्यान से देखो, जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आए हैं वो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। ठीक है,
जो मैंने आपको भी नोट लिखवाए थे वो यही थे कि इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होता है वो ए और बी दोनों में होता है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है कि ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी है 2 3 5 7। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। चलो जी, तो इंटरसेक्शन इसमें और इसमें कॉमन, बस कॉमन लिख दो 2 3 5 7 दोनों में है, तो 2 3 5 और 7 ये इसका आंसर आ गया। आगे भी कह रहा है कुछ, एंड सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो क्लियरली जो शो हो गया ऑलरेडी, क्लियरली जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, क्लियरली जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, देखो वो बी के इक्वल आ गया, ये प्रूव करना था, ठीक। और यहाँ भी मैं आपको एक नोट लिखवाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको ऐसा ही नोट एक यूनियन वाले टॉपिक में लिखवाया था कि अगर बी सबसेट है ए का, देखो ध्यान से, क्या है, बिल्कुल है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन छोटे वाला सेट होगा, छोटे वाला सेट। जब मैंने ये बात आपको यूनियन में लिखवाई थी ना कि अगर बी सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी कौन होगा, बड़े वाला सेट, मगर इंटरसेक्शन में कौन होता है, छोटे वाला सेट। चाहे चेक कर लो, अगर बी सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट अगर ए के अंदर हैं तो पक्का है कि दोनों कॉमन जो है वो बी ही होगा, छोटे वाला सेट होगा। इस बात को मैं आपको वेन डायग्राम से ही प्रूव कराऊंगा, ठीक। तो ये बात भी नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके यूज़ करेंगे हम इसका, कि अगर बी सबसेट है ए का तो इंटरसेक्शन भी बी होगा। रटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कभी ए सबसेट हो जाए बी का और आप इसको ए बी रट लो। याद ऐसा रखना है कि जो छोटे वाला है, अगर इस कंडीशन में इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला सेट आएगा, यूनियन लेंगे तो फिर बड़े वाला सेट आएगा। तो तुरंत नोट करेंगे इसको। अब देखते हैं इंटरसेक्शंस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज। तो सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, जिस तरह 5 प्रॉपर्टी सम ऑफ 2 सेट्स के यूनियन में थी, ऐसे ही अब वही 5 प्रॉपर्टी आएंगी सम ऑफ, क्या लिख दिया मैंने, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करो, सोच के बताओ इक्वल होंगी या नहीं। इस बार मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, फील करो अपने आप, ए और बी में कॉमन लें या बी और ए में कॉमन लें तो क्या इक्वल आएगा, मुझे लगता है कि आएगा, और आपको भी लग गया होगा कि हाँ आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के होगा। इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखनी है, फीलिंग के साथ समझनी है। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं ऑर्डरिंग अलग करके इंटरसेक्शन फाइंड करूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या लग रहा है आपको, इक्वल आएगा कि नहीं। जहाँ तक मेरी उम्मीद है ना, आपको इसकी फीलिंग नहीं आ रही होगी, इसकी तो आ गई होगी तुरंत, इसकी फीलिंग शायद नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि ये भी इक्वल होंगे। आप एक एग्जांपल खुद से कंसीडर कर लेना, जो मैंने पहले कराया था वही ले लेना, चाहे तो जो मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था ना यूनियन वाले में, इस वाले पार्ट में आके लिया था, वही ले लेना आप एग्जांपल, और ये इक्वल आएंगे। बी इंटरसेक्शन बी और सी का कॉमन निकालना, उनमें से फिर ए में कॉमन लेना, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन निकालना, फिर उसका सी के साथ कॉमन लेना, इक्वली आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी फॉर इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक। फीलिंग नहीं आएगी आपको, शायद इसकी नहीं आ रही होगी, मैं समझता हूँ, मगर आप सोल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, फाई वाली प्रॉपर्टी, इसकी फीलिंग मैं आपको जरूर फील करा दूंगा। ए में कोई ना कोई एलिमेंट होगा जरूर, फाई बेचारा खाली सेट है, का कॉमन ले लो। अब बताओ सोच के फील करके, ए में और फाई में क्या कॉमन होता है, कुछ नहीं होता। ए में तो बहुत कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ए के अंदर, फाई में कुछ नहीं होता, तो इनमें क्या होगा, फाई। ये क्या हुई, प्रॉपर्टी ऑफ फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी थी, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, ए और ए का इंटरसेक्शन, ये भी मैं आपको फील करा सकता हूँ, सोच से बता दो। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ए और ए में क्या कॉमन होता है, मुझे लग रहा है कि ए ही होगा, जो एलिमेंट ए में है वो ए में है, तो इनके कॉमन में भी तो ए में भी सारे होंगे ना जो ए में है। चलो 5, यूनिवर्सल सेट यू में और कोई सेट ए में क्या कॉमन होगा, यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होता है इसलिए 10 तक है मान लो,
और ए में कौन है, सूर्य की चार 1 2 3 4, तो इनमें कॉमन कोई कौन हुई 1 2 3 4 मतलब ए, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये सब प्रॉपर्टी हमने इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये सभी प्रॉपर्टी हमने उसमें भी पढ़ी थी, किसमें, यूनियन में, ये हमने इंटरसेक्शन में पढ़ ली है, फीलिंग भी आ गई होगी आपको और सबको याद रखनी है, ठीक। इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और हैं जो यूनियन और इंटरसेक्शन को कंबाइंड करके बनाई गई हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को कंबाइंड करके, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी याद रखनी है। इनका प्रूफ फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है तो प्रूफ नहीं करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, हालांकि इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब देखते हैं क्या आएगा। दूसरी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि x मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ये कैसे होता है, x की मल्टीप्लाई ए में और फिर x की मल्टीप्लाई बी में, बीच में कौन रहता है प्लस, ये काम करना है यहाँ पर। a का यूनियन, यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है ना, तो a का यूनियन b के साथ और अब a का ही यूनियन c के साथ, और बीच में कौन लगा हुआ है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही a इंटरसेक्शन b के साथ और a का ही इंटरसेक्शन c के साथ, बीच में क्या लगा हुआ है यूनियन, तो यूनियन, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सेट्स, तो इनको भी याद रखेंगे। और यहीं पर हमारा इंटरसेक्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको इंटरसेक्शन पूरा समझा दिया, एग्जाम्पल करा दिए, प्रॉपर्टीज बता दी, सारी समझा भी दी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझा दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, the difference of two sets is denoted by the difference of two sets is denoted by the difference of two set A and B, यहाँ लिख लेना A and B, the difference of two sets A and B is denoted by A minus B, दो सेट्स A और B के डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, A माइनस B से, ठीक है। और इसका जो मतलब है वो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल में समझाता हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल में। तो अपनी बुक का एग्जांपल 18 देखेंगे, फिर मैं आपको इसके बारे में आगे की जानकारी दूंगा। एग्जांपल 18, तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए एंड बी। तो कह रहा है एग्जांपल नंबर 18 में, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड द सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 8। ये सेट ए है और ये सेट बी है, और हमको फाइंड करने के लिए कहा उसने ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो जैसे कि उसने कहा है हमसे ए माइनस बी, तो बहुत ध्यान सुनना है कि पहले आपको जो पहले है ना, पहले वो लिख लेना है, ए लिख लोगे पहले आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस बी लिख लोगे अब आप 2 4 6 8, ठीक, इज इक्वल टू ए में से बी वाले छोड़ दो और लिख दो, बस। नहीं समझ में आया ना? आप फिलहाल कच्ची पेंसिल लेके बैठे हैं, उसका यूज करें, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि ए में से बी वालों को काट दो, जो ए में से जो बी वाले हैं, काटने ए में से हैं, काटने ए में से हैं किनको, बी वालों को। 2 को काटो, 4 को भी काटो, 6 को भी काटो, 8 तो काटने के लिए वहाँ पे है ही नहीं ना, जो बचे वो लिख दो, 1 3 5 और बस। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि बी में भी तो 8 बच गया, बी के बचे हैं या ना बचे हैं, नहीं लिखनी, हमें ए में से बी वालों को काट देना है, ए में से बी वालों को हटा के जो बचे वो लिख दो। लेकिन यहाँ पर आपको ये काटने का निशान नहीं लगाना, आपको अपने मन में काटना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी।
वैसे आपको प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, फिलहाल आप कच्ची पेंसिल से कट कर दो, हल्का मार्क लगा लो, बाद में रबड़ से उसको इरेज कर दो, काटना गलत होता है क्योंकि। तो क्या क्या मैंने ए में से, या फिर ये कह लो ए में से बी को घटा दिया, ए में से बी वाले निकाल दो, ए में से 2 को निकाल दो, ए में से 4 को निकाल दो, ए में से 6 को निकाल दो, और जो ए के बचे वो लिख दो। बी के बचे हैं या ना बचे वो नहीं लिखने, बी के चाहे 1 बचे हैं, चाहे बी के 4 बचे हैं, बी के कितने ही बचे हैं उनको देखना ही नहीं है, ए के जो बचे वो लिखने हैं। तो ये हो गया मेरे पास a माइनस बी। ऐसे ही हमको b माइनस ए भी फाइंड करना है। तो b माइनस ए के लिए क्या करोगे, पहले b को लिखोगे 2 4 6 8 माइनस क्या होगा a, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब देखो b में से इस बार a वाले काट दो, तो b में से 2 कटेगा, b में से 4 कटेगा, b में से 6 कटेगा, b में से जो a वाले हैं उनको काट दो, और जो b जो इसके बचे वो लिखने हैं बस, मतलब कि 8। तो ये आ गया a माइनस बी, और ये मेरे पास आ गया b माइनस ए। तो इस तरह हम लोग a माइनस बी को फाइंड करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स कैसे फाइंड करेंगे, फिर इसकी आगे की जानकारी देखेंगे। कह रहा है कि लेट v इज इक्वल टू a e i o u, सेट v इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स a e I o u and the set b is equal to a I k u। b is equal to क्या है, a I k u। तो एक बार तो फाइंड करना है v माइनस बी, और एक बार फाइंड करना है b माइनस बी, v माइनस बी और b माइनस बी। तो चलो पहले v लिखते हैं, a E I O U माइनस बी लिखो A I K U। तो इसमें से इनको हटाओ, एक तो A हटाया जाएगा, I भी हटाया जाएगा, U भी हटाया जाएगा, जो बचेंगे वो लिख देंगे, मतलब कि इनको E को और O को, और काम खत्म। B माइनस बी, तो पहले B को लिखो A I K U माइनस, अब लिखो v वाला a e i o u। अब इसमें से जो v वाले हैं, इसमें से जो v वालों को हटाओ, एक तो ये a हटाया जाएगा यहाँ से, एक i हटाया जाएगा, एक u हटाया जाएगा, तो क्या बचेगा कि k। तो ये तरीका है a माइनस बी या फिर b माइनस ए को फाइंड करने का। एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको वो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। मतलब क्या, वो ये है कि a लिखो माइनस बी लिखो, और a में से जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो, बात वही है। a में से जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो, बात वही है। आप करके देख लेना, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था a माइनस बी की रिप्रेजेंटेशन और a माइनस बी को फाइंड करने का तरीका। अभी आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको अभी लिखवाता हूँ a माइनस बी की डेफिनेशन, और कुछ जानकारी देनी है मुझको आपको a माइनस बी के बारे में, वो जानकारी। तो एग्जाम्पल 18 को यहीं रहने देंगे समझने के लिए। डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन लिखनी है तो a माइनस बी इज ए सेट, a माइनस बी इज ए सेट which consists the elements, बहुत ध्यान सुनना, a माइनस बी वो सेट है which consists the elements belong to a, a minus b is a set which consists the elements belong to a but not of b। ये इसकी डेफिनेशन बनती है बहुत आसान सी कि a माइनस बी वो सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट होंगे जो बिलोंग a में करते हैं मगर b में नहीं करते, वो एलिमेंट्स जो a में बिलोंग करते हैं और b में नहीं करते। चाहे चेक कर लो आप, a माइनस बी मैंने फाइंड किया, देखो ध्यान से, ये मैंने फाइंड किया था इधर a माइनस बी, तो a माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट हैं जो a में तो बिलोंग कर रहे हैं, चाहे चेक कर लो, बट नॉट ऑफ b, b में नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो डेफिनेशन क्या है, a माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो a में बिलोंग करते हैं मगर b में बिलोंग नहीं करते। अब सिम्बोलिकली देखते हैं बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्बोलिकली, जो आपको बहुत हेल्प करेगी
आर्ग्यूमेंट मेथड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तब a माइनस बी एक सेट होगा जिसके अंदर x होगा, मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा x सच दैट वो बिलोंग तो करता हो a को एंड बिलोंग ना करता हो b को। बात खत्म। a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a, वो बिलोंग तो करता किसको होगा, a को, लेकिन b को नहीं करता होगा। जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ना ऊपर, वो यहाँ लिखा हुआ है। ये बात अच्छी तरह रट लेना, हाईलाइट कर लेना इस बात को। अगर कभी b माइनस ए कहा जाए, तो x सच दैट x बिलोंग तो कर रहा होगा b को, मगर बिलोंग नहीं कर रहा होगा वो a को। इन बातों का हम बहुत यूज करेंगे जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो ये बात आप लोग नोट डाल के भी नोट कर लो कि इफ़, पहला नोट, इफ़ x बिलोंग करता है a को एंड बिलोंग नहीं करता है b को, तो इम्प्लाई दैट वो किसको बिलोंग करेगा, a माइनस बी को। अगर x a में है और b में नहीं है, मतलब वो किस में है, a माइनस बी में। उसका उल्टा भी देख लेना। उल्टा मतलब अगर x a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाई दैट, अगर x a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाई दैट वो बिलोंग कर रहा होगा a को और बिलोंग नहीं कर रहा होगा b को। इन बातों का हम यूज करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक। तो इन बातों को नोट करो, फिर अभी आपको कुछ और बातें समझाई जाएंगी तुरंत। ये भी याद रखना है, नोट डाल लो इसको भी। ये सब बातें मैं आपको वेन डायग्राम में भी समझाऊंगा। a माइनस बी को हम लोग इस तरह भी डिफाइन करते हैं। a माइनस बी जो होता है ना, वो होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन b। a माइनस बी को हम लोग a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी कह सकते हैं, और इसी तरह b माइनस a को हम लोग b माइनस ए इंटरसेक्शन b भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है अभी यहाँ पर। मान लो ये a है, 1 2 3 4 5 6, ये b है 2 4 6 8, और हमने कहा है कि a माइनस बी फाइंड करो। अब कोई बच्चा इस तरह से फाइंड नहीं करना चाहता, तो तरीका दूसरा भी है कि आप a में से माइनस कर दो a और b का इंटरसेक्शन। वो कैसे, पहले आप a को लिखो, ठीक है। पहले आप क्या करो, a को लिखो। a कौन है, 1 2 3 4 5 6, माइनस, अब आप a और b का इंटरसेक्शन लिखो। a और b का इंटरसेक्शन कौन है, 2 4 6 2 4 6, ठीक है। a और b का इंटरसेक्शन कौन है, 2 4 6। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, क्या बचेगा, 1 3 5। आगे भाई 1 3 5। तो ये भी याद रख सकते हो आप। वैसे ये तेरे थोड़ा बड़ा हो जाता है कि पहले इंटरसेक्शन निकालोगे फिर वो करोगे, यार सिंपल घटाओ ना। फिर भी याद रखना, जो पढ़ेगी कहीं ना कहीं, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। और अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस पर, तुरंत नोट करेंगे इसको। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कोई इस तरह टॉपिक नहीं है, मैं चाहता उसको छुड़ा भी देता, बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फ्री में आपको बता रहा हूँ। बुक में इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर ना कम्यूटेटिव एसोसिएट प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, इसलिए उन्होंने दी भी नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी समझा के चलूँगा, फील कराते हुए। आप खुद सोच के बताओ, क्या आपके हिसाब से a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल हो सकते हैं क्या? मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्या? नहीं करेगी। हमने एग्जांपल भी देखा था b इधर बराबर में, a माइनस बी की वैल्यू अलग आई थी, b माइनस ए की वैल्यू अलग आई थी। समझ में आ गई होगी बात? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करती। दूसरा, अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, जब कम्यूटेटिव होल्ड नहीं कर रही तो एसोसिएटिव भी नहीं करेगी, क्योंकि माइनस ही करना है देखा जाए तो ये भी होल्ड नहीं करती। तीसरी प्रॉपर्टी फाई वाली, ये प्रॉपर्टी बाकायदा प्रॉपर्टी एक है, सोच के बताना क्या आएगा। a माइनस फाई, अगर मैं a में से फाई को माइनस कर दूँ, a में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है, फाई में कुछ भी नहीं है, फाई में कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर मानो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, फाई में कुछ भी नहीं है, तो क्या बचेगा?
तो 1 2 3 4 ही तो बचेगा, ठीक है। नंबर 4 ये भी समझना है, अगर हम u में से a को माइनस करें, अच्छा नहीं ये तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा अभी, तो फिर भी मैं लिख देता हूँ फिर भी, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा अगले एक्सरसाइज के। u माइनस जो होता है ना वो a डैश होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, फिर भी आप नोट कर लो कॉम्प्लीमेंट ए ऑफ आएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा अगले एक्सरसाइज में। फिलहाल 5a माइनस ए, अगर मैं a में से a को ही माइनस कर दूँ, a में है 4 तक गिनती 1 2 3 4, और वो माइनस कर दी तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, मतलब कि 5। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, जहाँ तक आपको लगे आप इनको याद कर लेना, ठीक है। तो यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ, डिफरेंस, ये सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आप। जब अगर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तो में आगे होगा ना, तो प्रॉपर्टी तो अपने आप बन जाती हैं ऑब्जर्व करके खुद से, ठीक है। तो टॉपिक तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो था इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था 4 टॉपिक कवर करने थे मेरे को वैसे तो, वैन डायग्राम रह गया है। और देखो वैन डायग्राम अपने आप में बड़ा टॉपिक है, पूछो क्यों, क्योंकि मुझे उसमें आपको तो वैन डायग्राम ही बताना है क्या होता है, कैसे बनता है। और जो हमने आपको पढ़ा है ना अब तक, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इन सभी को भी मुझको आपको वैन डायग्राम समझाने हैं। वैन डायग्राम ऑफ 2 सेट समझाने हैं, वैन डायग्राम ऑफ 3 सेट समझाने हैं, वैन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो समझाना है। तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो काम। नेक्स्ट